हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। क्या देखें आज, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो बस जो भी है रिवीजन 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 इज़ द ओनली की। अब जो भी टाइम है रिवीजन करने में ही फ़ायदा है। बट चलिए, रिवीजन ही चल रहा है। कुछ कुछ देख रहे हैं तो वो भी रिवीजन ही है अपना। क्या गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, अच्छा एक बेसिक सा चीज़ है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तीनों में आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है। तो नेशनल इमरजेंसी में आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगता है। प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी भी लगता है और विद इन 1 मंथ अप्रूवल चाहिए, 1 महीने के अंदर। प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजॉरिटी और 2 मंथ का टाइम पीरियड, और इसमें भी 2 मंथ का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी सिमिलर दिख रहा है आपको। सिंपल मेजॉरिटी 2 मंथ्स 2 मंथ्स। लेकिन ये देखिए, नेशनल इमरजेंसी है तो एकदम जल्दी से जल्दी अप्रूव हो तो उतना अच्छा है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल 1 मंथ और स्पेशल मेजॉरिटीज। ठीक है, देखिए ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी में एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है, इसमें प्रेसिडेंट आपको गाइडलाइन दे सकता है, डायरेक्टिव्स दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर जो भी मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी पर्सन्स सर्व कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उनका सैलरी अलाउंसेस रिड्यूस करने के लिए, इवन से सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, उनके भी सैलरी अलाउंसेस को रिड्यूस करने के लिए भी प्रेसिडेंट कैन गिव डायरेक्शंस। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के वक्त। ठीक है, अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। आर्टिकल 360 ये तो पता होगा। चलिए और क्या देखें। अच्छा, एक चीज़ है कि आप जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देखोगे, तो अरुणाचल प्रदेश से कहाँ तक पहुँचता है बताओ। अरुणाचल प्रदेश से मिज़ोरम तक, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम, ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये आपको बॉर्डर पर है। तो इसमें अगर इंडियन सिटीज़न को एंटर करना है, ठीक है, तो उनको लगता है ILP, इनर लाइन परमिट। उनको क्या लगता है, विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन सिटीजन टू बी एंटर्ड इनटू दीज रीजन्स। कौन सा ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट लगता है, तो ILP लगता है इंडियन सिटीजन्स को, इनर लाइन परमिट। अगर इन चारों रीजन में किन्हीं फॉरेनर्स को आना हो तो उनको क्या लगेगा, तो फॉरेनर्स को लगता है PAP। फॉरेनर्स को क्या लगता है, PAP, प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट। ठीक है, इनर लाइन परमिट इंडियन सिटीजन्स को, फॉरेनर्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट।
सो फॉर एनी फॉरेनर, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट फॉरेनर ऑफ भूटान। भूटान के लिए नहीं भाई, भूटान को हम लोग फॉरेनर नहीं मान रहे इस मामले में एटलीस्ट, कि भूटानीज अगर जाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पैप नहीं लगेगा। क्या उनको ILP लगेगा, आई डोंट नो, अगर उतना ज़्यादा शौक है तो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन आप पैप नहीं लगेगा। पैप में एक एक्सेप्शन है, भूटान, ये याद रखिएगा कि अगर बोले कि सारे कंट्रीज़ को पैप लगता है इसमें एंटर करने के लिए, इन 4 स्टेट्स में एक्सेप्ट नेपाल को छोड़कर या चाइना को छोड़कर, तो फिर गलत होगा, बांग्लादेश को छोड़, भूटान एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो पैप प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, तो ये ध्यान रखना हम लोगों को, ILP पैप। 4 स्टेट्स का नाम याद रखना कि कहाँ पर लगता है ये। और क्या देखें गाइस, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। वीडियो से जाने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाइए। रिड्यूसिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो। अच्छा, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है पता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट आज के ज़माने में फास्ट विद इन टाइम कॉन्सेप्ट चाहिए, और मैं टाइम लेकर बता रहा हूँ ना, यही दिक्कत है। आई नो, बट ठीक है, अपना जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट बताइए, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझिएगा तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मान के चलो कि कोलेट्रल आपको लगा 100 लाख का, ठीक है। आपको कोलेट्रल देना पड़ा 100 लाख का, 100 लाख का, फॉर गेटिंग अ लोन ऑफ 75 लाख, ठीक है। 75 लाख का लोन लेने के लिए आपको कितने का कोलेट्रल देना पड़ा बैंक को? 100 लाख। तो ये जो 25 लाख का डिफरेंस है, यही है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये जो 25 लाख का डिफरेंस है, यही क्या है आपको? मार्जिन रिक्वायरमेंट, 25 लाख का डिफरेंस। तो अगर बताइए मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर हम बढ़ा देंगे, सोचना है भाई, लॉजिकली सोचना है, टाइम लगेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? लोन का अमाउंट घट नहीं जाएगा? हाँ, सोच पा रहे हो? ऐसे देख लो ना इसको, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू कोलेट्रल माइनस लोन। अगर मेरे को बढ़ाना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना है, तो क्या होगा? लोन के अमाउंट को कम करना होगा। समझ रहे हो? कोलेट्रल माइनस लोन इज इक्वल टू मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना है तो लोन के अमाउंट को कम करना होगा। तो यानी कि लोगों के पास लोन कम पहुंचेगा अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। जब लोगों के पास लोन कम पहुंचेगा, मतलब बैंक जब कम लोन घुमा सकेगी, तो लोगों के पास लोन कम पहुंचेगा, मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन, बोलो क्या होगा? अंडर कंट्रोल, इन्फ्लेशन कम होगा। तो क्वेश्चन यही आएगा, बताइए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है कि घटाने की ज़रूरत है? ठीक है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन व्हाट वी नीड टू डू रिगार्डिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, इंक्रीज इट और डिक्रीज इट, बस यही क्वेश्चन है। तो यही लॉजिक है इसका, ठीक है। इस लॉजिक को समझना होगा आपको। चलिएगा फिर से इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन मतलब समझ रहे हो ना, मार्जिन मतलब गैप।
किस चीज़ का गैप? आपको जैसे बैंक जाते हो तो कुछ लोन लेना रहता है, तो बदले में आपको सिक्योरिटी जमा करना होता है ना, कोलेट्रल देना होता है। तो आप 100 रुपये का कोलेट्रल देते हो तो आपको 75 रुपये का लोन मिलता है, तो वो 25% का मार्जिन लेके चल रहा है। ठीक है, 25 का बैंक अपना मार्जिन लेके चल रहा है। कहीं तुम डिफ़ॉल्ट कर गए तो, कहीं तुम वापस लोन इसको नहीं चुकाए तो वो अपना मार्जिन लेके चलेगा ना भाई। तो वो अपना मार्जिन लेके चल रहा था। हमेशा ऐसा सोच लो कि कोलेट्रल से तुमको कम का ही लोन मिल रहा है जनरली। ठीक है, तो वो अपना मार्जिन लेके चल रहा है। तो वो जितना मार्जिन लेके चलेगा उतना लोन तुमको कम ना डिसबर्स करेगा। वो जितना मार्जिन लेगा, तो मार्जिन ज़्यादा लेगा तो तुमको कम लोन देगा। वो जब तुमको कम लोन देगा तो तुम्हारा मनी सप्लाई कम हो गया, लोगों के पास पैसा कम, हमारे पास पैसा कम आ रहा है। अब जब हमारे हाथ में पैसा ही नहीं है तो हम खर्च कहाँ से करेंगे जो इन्फ्लेशन बढ़े। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर। ठीक है, कोलेट्रल लोन के बीच के गैप को बढ़ाकर, ताकि लोन कम पहुँचे। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। बाकी वो तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो तो सबको पता रहता है यार। तुम लोग भी बुद्धियार हो, होशियार हो, वो तो पता होगा ही। क्या रेपो रेट बढ़ाने घटाने से, एसडीएफ ये सब करने से, सीआरआर क्या घुमाना, ऊपर नीचे करने से क्या होता है, एसडीएफ होगा, ये सब तो पता होगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होता तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बार बार न्यूज़ में है, हर पेपर वगैरह में दिख रहा है, प्रेस्टन कर्व के बारे में। आई थिंक इतने सारे वीडियो बनाए हैं तो उसमें मैंने चर्चा किया है। इफ़ यू हैव सीन इट सो यू नो इट, नहीं तो अभी देख रहे हो तो देख लो। अब प्रेस्टन कर्व है, अब इतना कैसे दिमाग लगाओगे क्या है नहीं है, थोड़ा सा याद रख लो। प्रेस्टन प्री तो एक पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एक कोई मतलब कि आप उस ऐसे याद रख सकते हैं, प्रेस्टन प्री पर कैपिटा इनकम वर्सेस प्रेस्टन पर्सन लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो जो कर्व बनता है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्सेस पर कैपिटा इनकम का, इसी कर्व को बोलते हैं हम लोग प्रेस्टन कर्व। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो गूगल सर्च कीजिए, देखिए। यू कर्व होता है, इन्वर्टेड यू होता है, क्या होता है, लाइन होता है, वो सब भी देख सकते हैं आप। बट इतना भी थोड़ा सा रहता है दिमाग में ना, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा हाँ, ये सब जहाँ आरबीआई गवर्नर को ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब छोटा मोटा बात है ये, आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार अपॉइंट कर रही है। नेशनलाइजेशन हुआ है ना, सरकार अपॉइंट कर रही है। ठीक है, उसका भी अपॉइंट करने का एक पूरा प्रोसीजर है कि कोई डिपार्टमेंट है एफसीआरएसी, फिर वो जो है एसीसी के पास जाता है, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी विच इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, यू नो दैट। फिर अब उसका आरबीआई गवर्नर का ये जान लो कि 5 ईयर का टर्म होता है, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। एक ये भी जान लो कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या सेम गवर्नर दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है 5 साल के बाद? हाँ, 5 ईयर का टर्म है, रीअपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ एलिजिबल। ठीक है, अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो यूज़ करती है ना एसीसी का अपॉइंट करने के लिए। अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी हो जाए, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर चेयर करती है ना इस कमेटी को। ठीक है, और एसीसी के बारे में जान लो, जैसे जो भी सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ के जो भी हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, अलग अलग जो भी डिफेंस ट्राई सर्विस जो अपना है, नेवी, एयरफोर्स और एक आर्मी, सबके हेड को इसी कमेटी के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर को भी, तो गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करती है इस कमेटी के वाया ही करती है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना।
आरबीआई एक्ट 1934 ये सब पता होगा। ओके गाइज, लेट मी एंड आवर टुडेज सेशन हियर ओनली। अब हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, सो गाइज फोकस ऑन रिवीजन। और ये भी रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है, कुछ कुछ हो रहा है जो भी है, देखिए जो भी सही लगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।